हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो आज बच्चों स्वागत करते हैं आपका लेक्चर नंबर 2 में, राइटिंग सेशन के ब्रह्मास्त्र सीरीज में। एंड मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। आई होप आपने घर पे ट्राई तो भी करके देखा होगा, बिकॉज अगर आप इस सीरीज का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो जो होमवर्क दिया है प्लीज उसको ट्राई जरूर करें। कोई बात नहीं, अगर नहीं लिखा जाएगा इट्स ओके, बट एटलीस्ट ट्राई। ऐसा मत सोचिए कि गुरप्रीत सर आएंगे और लिखवा के चले जाएंगे फिर मैं लिख लूंगा। आप पहले ट्राई करिए और फिर इस वीडियो को देखिए ताकि आपको बेटर आउटपुट मिल सके कि आपका थॉट प्रोसेस कहां गलत जा रहा था, आपने कौन से पॉइंट मिस आउट कर दिए, वो सारी बातें। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं होमवर्क का क्वेश्चन। दिसंबर 22 के एग्जाम पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको होमवर्क में दिया था। यस और नो? यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए, जो कि 7 मार्क्स का क्वेश्चन था, बट सच बात यह है कि ये क्वेश्चन 7 मार्क्स ऐसा डिजर्व करता नहीं है, बट ठीक है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन लाइन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो भैया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन है। चलिए, नाउ एग्रीमेंट्स मेड आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन आर वैलिड एग्रीमेंट्स। ये कह रहे हैं जो लव एंड अफेक्शन से करे गए एग्रीमेंट होते हैं ना, वो लॉ की नजरों में वैलिड एग्रीमेंट होते हैं। एक ये स्टेटमेंट दी और एक कहा प्रॉमिस टू पे आ टाइम बार्ड डेट कैन नॉट बी इन्फोर्स। यानी अगर कोई डेट जो टाइम बार्ड हो चुका है, टाइम बार्ड डेट वो होता है जो कि 3 साल जिसको हो चुके होते हैं ड्यू होने के बाद, और क्रेडिटर ने कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया, उसकी बात यहां पर करी जा रही है। ठीक है, ओके सर। नाउ मेरे बच्चा, यहां पर अब हमें आंसर करना, हमें नहीं पता होता एग्जाम में कि ये वाला क्वेश्चन कितने मार्क का और ये वाला क्वेश्चन कितने मार्क का है, ये 5 का है, ये 2 का है, ये 3 का है, 4 का है, कुछ हमें पता नहीं है। ठीक है, ओके सर। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन को लिखना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 ए, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में क्या बोला? एग्रीमेंट्स मेड आउट ऑफ लव एंड अफेक्शंस आर वैलिड एग्रीमेंट्स। एग्रीमेंट्स मेड आउट ऑफ, एग्रीमेंट्स मेड आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, लव एंड अफेक्शन आर वैलिड एग्रीमेंट, आर वैलिड एग्रीमेंट्स। ठीक है, और ये जो स्टेटमेंट है, द गिवन स्टेटमेंट इज, द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्यों करेक्ट है? बिकॉज एज पर दी प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, 1872, एनी एग्रीमेंट मेड आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, मेड आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन is a valid agreement even made without, even made without any consideration,
provided below mentioned conditions are satisfied। कौन कौन सी कंडीशन है इसको सेटिस्फाई करने के लिए? कंडीशन नंबर 1, एग्रीमेंट मस्ट बी मेड आउट ऑफ natural love and affection between the parties B, parties must stand in near relation with each other agreement must be in writing agreement must be in writing agreement must be registered under law। ठीक है, तो अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो लव से किया गया एग्रीमेंट भी जो है वो वैलिड एग्रीमेंट मान लिया जाता है। ओके सर, एक एग्जांपल भी दे देते हैं। एग्जांपल, मिस्टर ए ट्रांसफर्ड हिज हाउस टू हिज सन मिस्टर बी out of natural love and affection Mr. A made the agreement in writing and got the same registered under law. This agreement is a valid agreement. This agreement is a valid agreement। ठीक है, ओके सर। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, दैट इज प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड। प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेट। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे सेकंड पार्ट उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी? प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट कैन नॉट बी enforced. This statement is incorrect. It cannot be 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 enforced. This statement is incorrect.
क्यों इनकरेक्ट है भैया, तो हम बता देंगे। पहले हम ये बताएंगे कि टाइम बार डेट होता क्या है, बिकॉज 7 मार्क का क्वेश्चन है ना, तो थोड़ा सा तो बड़ा लिखना पड़ेगा ना, वरना क्या होगा कि लगेगा कि यार मार्क्स नहीं दे रहे। कम से कम अगर 7 में से 3 मार्क का तो होगा ही है ना, तो थोड़ा सा तो लिखना पड़ेगा, जबकि मॉड्यूल में इतना नहीं है, बट जो हम बना सकते हैं दैट इज टाइम बार डेट क्या होता है वो बता सकते हैं। टाइम बार डेट मीन्स unpaid debt in which creditor cannot sue debtor to recover the debt because time limit of 3 years mentioned in the Limitation Act has lapsed क्योंकि 3 साल की जो लिमिट होती है केस फाइल करने का, जो टाइम होता है वो चला जाता है, तो एक डेट क्या बन जाता है, टाइम बार डेट बन जाता है, जिसमें क्रेडिटर अपना केस करने का राइट खो बैठता है। लेकिन एज पर दी provisions of the Indian Contract Act 1872, if debtor or his authorized agent makes a promise in writing signed by debtor or his agent, then such promise to pay time bar debt, time bar debt can be enforced लीगली, ठीक है। और यहां पर आप चाहो तो ये भी लिख दो कि प्रॉमिस कैन बी इवन इफ नो फ्रेश कंसिडरेशन, इवन इफ नो कंसिडरेशन इज गिवन बाय, इवन इफ नो न्यू कंसिडरेशन इज देयर, वो भी लिख सकते हो। अब यहां पर तो यार इतने से मजा नहीं आएगा, हमने इतना लिखा मजा नहीं आया, तो हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल, मिस्टर ए, ठीक है, मिस्टर ए, एग्जाम्पल, मिस्टर ए promised in writing, Mr. A promised in writing to Mr. B, Mr. A promised in writing to Mr. B, मिस्टर ए ने प्रॉमिस किया राइटिंग में किसको, मिस्टर बी को। क्या प्रॉमिस किया राइटिंग में मिस्टर बी को, टू पे टाइम बार डेट, विदाउट एनी कंसिडरेशन, without any consideration
ठीक है, बिना किसी कंसिडरेशन के, इज अ वैलिड एग्रीमेंट एंड कैन बी इन्फोर्स्ड बाय मिस्टर बी। तो हमने एक एग्जांपल भी दे दिया अपने आंसर को थोड़ा बड़ा करने के लिए, क्योंकि ज्यादा मार्क्स के लिए पूछा गया था। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन होता है। उसके बाद आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें बहुत सारी बातें लिखी है, बट अल्टीमेटली क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है, डिफरेंस बिटवीन एलएलपी और एलएलसी के बीच का डिफरेंस आप बता दो 5 मार्क्स के लिए, बस यही पूछना चाहता है। उसने लिखा बहुत कि एलएलपी एक टाइप की पार्टनरशिप है जिसमें लायबिलिटी फिक्स होती है, वेयर एज एलएलसी में टाइटली हेल्ड बिजनेस होता है जिसमें कंपनी की सारी होती है क्वालिटीज और बातें लिखी हुई हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो इस केस में वो पूछना बस यही चाहता है कि भैया डिफरेंस बता दो एलएलपी और एलएलसी में। 5 मार्क का डिफरेंस है। किताब में अराउंड 7 से 8 पॉइंट मॉड्यूल में दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन ही आता है सर 5 के लिए 8 लिख दूं क्या, या 5 के लिए 5 लिख दूं? तो सेफर साइड पे हम क्या करते हैं, 6 लिख देते हैं, 7 लिख देते हैं। भाई 5 है, किताब में 8 दिए हुए हैं, कुछ कुछ डिफरेंसेस में तो 10-10 12 पॉइंट दिए हैं, बट 5 मार्क्स के लिए आएगा तो 12 पॉइंट क्यों लिखूंगा मैं? 6-7 पॉइंट लिखूंगा, 8 पॉइंट लिखूंगा, बस हो गया। क्योंकि टाइमिंग भी तो मुझे देखकर चलनी है कि 5 मार्क्स के लिए कितना टाइम दिया गया है। सर बेसिस लिखूं या नहीं लिखूं, क्योंकि मॉड्यूल में तो बेसिस लिखे हुए हैं, उसके बाद डिफरेंस। तो देखो, अगर आपको बेसिस लर्न है तो आपको लिखने चाहिए, बट अगर आपको लर्न नहीं है तो कैसे लिख पाओगे? बट हाँ, ये एडवाइजेबल होता है कि आप एग्जाम में बेसिस को भी लिखें। ठीक है, ओके सर। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, आइए, चलिए। अनेबल टू रिकॉग्नाइज, क्या बात कर रहे हो? लल्ला लला, अब तो कर लेगा रिकॉग्नाइज। ये क्या हो गया भैया? चलिए, ठीक है, वाह, गुरप्रीत सर को भी लाइन खींचनी आ गई। सीधी लाइन, मतलब लाइन तो मारनी आती थी, सीधी नहीं कभी मारी थी, है ना? चलिए, तो यहां पर बेसिस, यहां पर आएगा आपका लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, और क्या था? लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, दैट इज एलएलसी। ये एलएलपी हो गया और ये हो गया लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, जिसको हम एलएलसी भी बोलते हैं, जिसको हम एलएलसी भी बोलते हैं। तो पहला डिफरेंस, दैट इज रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा एक्ट एलएलपी पर लगता है? एलएलपी पर लगता है द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। कंपनीज पर लगता है द कंपनीज एक्ट 2013। नेक्स्ट पॉइंट, इन्हें क्या बुलाया जाता है? पार्टनर बुलाया जाता है या मेंबर बुलाया जाता है? तो द पर्सन हु कंट्रीब्यूट, द पर्सन हु कंट्रीब्यूट इन एलएलपी is known as partner, is known as partner. The person who invest money in shares
ऑफ कंपनी इज नोन एज मेंबर, इज नोन एज मेंबर। ठीक है। थर्ड, मिनिमम और मैक्सिमम कितने होने चाहिए? नंबर ऑफ पार्टनर्स और मेंबर, शॉर्ट में नहीं लिखते हैं, आइए। नंबर ऑफ पार्टनर्स और मेंबर्स। तो अगर हम बात करें इसमें, तो मिनिमम पार्टनर्स तो मैक्सिमम पार्टनर्स नो लिमिट, नो लिमिट। ठीक है। फिर यहां पर अगर हम बात करते हैं प्राइवेट कंपनी के केस में, प्राइवेट कंपनी के केस में, ठीक है, ओके, मिनिमम मेंबर्स, मिनिमम मेंबर्स दो, मैक्सिमम मेंबर्स 200, मैक्सिमम मेंबर्स 200। ठीक है। ठीक है, आपका एक ही पेज चल रहा होगा, मेरे पेज वो चल रहे हैं। ठीक है, आपका एक ही पेज चल रहा होगा। मैंने दोबारा हेडिंग डाल दी है ताकि आपको पता रहे कि मैं क्या लिख रहा हूं। ठीक है। फिर आएगी पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी मिनिमम मेंबर 7, मैक्सिमम मेंबर्स नो लिमिट, मैक्सिमम मेंबर्स नो लिमिट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, दैट इज इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर, इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर। तो एलएलपी के केस में द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एलएलपी इज रेगुलेटेड या इज गवर्न्ड बाय एग्रीमेंट बिटवीन दी पार्टनर्स, एग्रीमेंट बिटवीन दी पार्टनर्स। जबकि द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी इज regulated by statute, स्टैच्यूट मतलब यहां पर किसकी बात हो रही है? दैट इज कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, ओके सर। चलिए, फिर आता है मैनेजमेंट। कौन करता है मैनेजमेंट? यहां पर आ जाएगा क्या? चलो मैनेजमेंट वाला नहीं, जगह नहीं है, तो ऐसा करता हूं, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स या डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो कितने कितने होने चाहिए मिनिमम नंबर? मिनिमम नंबर होना चाहिए 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स
और यहां पर अगर प्राइवेट कंपनी है तो दो डायरेक्टर्स मिनिमम, और अगर पब्लिक कंपनी है तो तीन डायरेक्टर्स। ठीक है, चलिए तीन डायरेक्टर्स। ओके सर, नाउ ये हो गए भाई 3 4 5 पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट हो गए भैया। लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम तो ज्यादा लिखेंगे, तो हम फिर चले गए आगे कि हमने कहा नहीं 5 है, बुक में ज्यादा दिए हुए हैं तो हम ज्यादा लिख देते हैं। चलिए ठीक है, ओके सर। बात करते हैं मैनेजमेंट की। The business of LLP is managed by all the partners including designated partners, ठीक है। जबकि कंपनी की बात करते हैं तो द अफेयर्स ऑफ द कंपनी is managed by board of directors elected by शेयर होल्डर्स बोल लो या मेंबर्स बोल लो, शेयर होल्डर्स। उसके बाद नेम ऑफ LLP must contain क्या होना चाहिए? मस्ट कंटेन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और LLP एज सफिक्स। बट कंपनी के केस में नेम ऑफ कंपनी must contain limited word in case of public company and private limited in case of private company ठीक है। तो यहां हमने अराउंड 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट लिख दिए 5 मार्क्स के लिए, विच इज मोर देन इनफ। ठीक है, ओके सर। अब आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन दोबारा आ गया क्या? हाँ शायद क्वेश्चन दोबारा। चलिए आइए होमवर्क की बात करते हैं मेरे बच्चा। तो इस पेपर का अब आपको होमवर्क में दिया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें एक क्वेश्चन बेटा 6 मार्क्स का आया था। ठीक है,
पार्टनरशिप एक्ट से रिलेटेड है। ओके सर। ओ भाई साहब, इतना बड़ा देख कर ही मैं डर जाता हूं भाई साहब। एक और क्वेश्चन आया था और ये आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 6 मार्क्स का, यानी एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का पार्टनरशिप का और एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। पार्टनरशिप वाला जो क्वेश्चन है वो एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, थ्योरी क्वेश्चन है, केस स्टडी नहीं है। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाला एक केस स्टडी और एक अच्छा क्वेश्चन देखने को लग रहा है कि हाँ यार ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। इसमें मैं आपको हिंट दे देता हूं कि आपको अलग से फैक्ट्स का हेडिंग बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना कि एनालिसिस एंड कंक्लूजन में आप तीनों का आंसर थोड़ा अलग अलग करके लिखेंगे। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल हो रहे हैं। जो पर्पस मेन यही है, कई बच्चों को जो दिक्कत आती है कि सर हम राइटिंग में कैसे लिखना है, क्या लिखना है, कितने पॉइंटर्स लिखने हैं, वो थोड़ी दिक्कत आती है। तो वही मैं आपको खुद लिखकर बता रहा हूं कि अगर मैं एग्जाम देता तो क्या क्या बातें लिखता। और ये ऑफकोर्स ही बात है, आप तभी लिख पाएंगे अगर आपको बेसिक प्रोविजन रटा नहीं बट एटलीस्ट उसके कीवर्ड्स याद है, तो आप खुद की लैंग्वेज में बनाकर बातों को लिख पाएंगे आईसीआई मॉड्यूल के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए। तो आज की क्लास बेटा यहीं पर खत्म करते हैं। होमवर्क जरूर करना, ठीक है, भूलना मत। एंड देन हम नेक्स्ट क्लास में इसको कर लेंगे सॉल्व। चलिए टाटा बाय बाय।